10th क्लास का बायोलॉजी का पहला चैप्टर चालू करते हैं। सभी चैप्टर को इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। मानव हृदय में कितने कोष्ठ या वेशम होते हैं? आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से रहता है मानव हृदय, ठीक है। इसमें दायां में भी 2 गो रहता है और बायां में भी 2 गो रहता है, यानी 4 गो होता है, ठीक है। वेशम या कोष्ठ, ठीक है, क्या गो होता है? 4 गो होता है। पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी, ठीक है। सभी आंसर हो जाएगा क्या? सभी। गोबर छत्ता है, या अथवा ऐसे ही पूछ सकता है गोबर छत्ता यानी मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो यह क्या है? एक मृतजीवी है, तो मृतजीवी पोषण होता है, ठीक है। कृमि रूप परिसेशिका किसका हिस्सा है? या इसको ऐसे भी पूछ सकता है परिसेच का हिस्सा है, तो किसका? आहार नाल का, आहार नाल का। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। दांत का कठोर भाग है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है दांत की सबसे ऊपरी परत, तो एनामेल, ठीक है। एनामेल जो दांत के ऊपरी परत में पाया जाता है, सबसे मजबूत होता है, कठोर होता है, जिसके कारण दांत। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आरबीसी। लाल रक्त जो होता है सो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? या इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हो जाएगा आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है, ठीक है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कौन सी विधि पाई जाती है? तो हो जाएगा मृतजीवी, ठीक। जड़ का वृद्धि या अधोगामी वृद्धि है क्या? गुरुत्वानुवर्तन। दूध से दही बनने या जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही बनता है या जमता है किसके कारण? तो किण्वन के कारण। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, जिसके कारण पत्ती भी हरा होता है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, या ऐसे ही पूछ सकता है स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में। देखिएगा, अगर स्टोमाटा को देखना है तो सूखा पत्ता लीजिएगा, सूखल पत्ता, उसमें देखिएगा छेद 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 नजर आएगा, ठीक है, जब पत्ता सूख जाएगा, उसी को बोला जाता है छिद्र, स्टोमाटा या रंध्र। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होता है? तो मुक्त क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मुक्त क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब निम्नलिखित में किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी रंग कौन है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होता है, यानी सुबह, शाम में और सुबह में ज़्यादा होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी। किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो गार्डर कोशिका से। गार्डर कोशिका से जो छिद्र होता है, छेद छेद, वो घिरा रहता है, किसके द्वारा? गार्डर कोशिका के द्वारा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय, अर्धपरागमय। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। एटीपी का विस्तारित रूप है, बहुत पूछता है, फुल फॉर्म कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। तो ए से हो जाएगा एडिनोसिस, टी से हो जाएगा ट्राई, और पी से हो जाएगा फॉस्फेट, ठीक है। लसिका का रंग होता है, लसिका का कैसा रंग होता है? तो हल्का पीला होता है, ठीक है, हल्का पीला। हम प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के घराना में, क्लोरोप्लास्ट के घराना में होता है। और गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है कहाँ? तो हो जाएगा मूत्राशय में। रंध्र का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वास्तुसर्जन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? मतलब किन पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करती है, प्रकाश की मात्रा के दर पर भी निर्भर करती है, यानी दोनों आंसर सही हो जाएगा, दोनों पर निर्भर करता है, ए और बी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हीमोडायलिसिस। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो हो जाएगा आयोडीन। पौधों पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आगे भी देखे हैं, रंध्र द्वारा या स्टोमाटा द्वारा या छिद्र द्वारा, सभी एक ही होता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वायवीय श्वसन से। स्वपोषी पौधे के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, जिसके कारण पौधा अपना भोजन बनाते हैं। पौधा क्या है? एक स्वपोषी है। ठीक है, श्वसन का अंतिम उत्पाद है। श्वसन का अंतिम उत्पाद देखिएगा, जब श्वसन का समीकरण देखे होंगे तो इस तरफ जितना भी आता है वो सब क्या होता है? उत्पाद होता है। ठीक है, उत्पाद कहिए चाहे प्रतिफल कहिए, इस तरफ जितना भी बन के आता है वो सब क्या हो जाएगा? उत्पाद। तो देखते हैं इधर श्वसन की क्रिया में क्या सब चीज़ आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, थोड़ा सा जल भी मुक्त होता है और ऊर्जा तो मुक्त होबे करता है, ऊर्जा के लिए तो सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? ठीक है, डी। मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में, Mg मैग्नीशियम का संकेत है। ठीक है, Mg मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो लाल रक्त कण में पाया जाता है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, यानी उत्तक आंसर सही हो जाएगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? पक्षी को काटिएगा, लाल रक्त पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन है। मनुष्य का खून लाल होता है, यानी हीमोग्लोबिन है। मक्खी के बचपन में मारे होंगे, चाहे हम भी मारे हैं बच्चा में, तो देखते हैं कि उसमें उजला उजला तरल पदार्थ निकलता है, लाल नहीं निकलता है। लाल निकलता तो हीमोग्लोबिन रहता, इसमें उसमें लाल नहीं निकलता है, उजला निकलता है। ठीक है, इसलिए उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए मक्खी हो जाएगा आंसर। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगा तो एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, इसी को लीवर बोला जाता है इंग्लिश में। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या है? आहार नाल में अवशेषी अंग, तो अपेंडिक्स। ठीक है, आहार नाल में फालतू के दे दिया है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अपेंडिक्स। आरबीसी की जीवन अवधि होती है, मतलब लाल रक्त कितना दिन तक जिंदा रहता है? तो 120 दिन। उसके बाद फिर कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित है एनीमिया। पौधे में श्वसन होता है, पत्ती से ज़्यादा होता है, उसके बाद जड़ से भी होता है थोड़ा बहुत, तना से भी होता है थोड़ा बहुत, यानी इनमें से सभी से होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो हरे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए तो उसको स्वपोषी बोला जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। खाना। प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा द माइक्रोग्राफिया लिखी गई थी। अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? मतलब ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। घेंघा, उसी को बोला जाता है गोइटर रोग, पनपता है। आयोडीन की कमी होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? गोइटर, उसी को घेंघा बोला जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? लैंगिक जनन संचारित रोग है कौन? एड्स, एड्स हो जाएगा, और हो जाएगा गोनोरिया। ठीक है, ये सब है लैंगिक संबंध के कारण होता है, लैंगिक जनन रोग है। जो एड्स है, जो कि एड्स तो सब जानता है, एगो याद रख लीजिएगा गोनोरिया, ये दोनों है। तो दोनों ऑप्शन कौन में है? तो ऑप्शन है डी में। ठीक है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। मानव में कपाल तंत्रिका की संख्या होती है, या उसी को ऐसे भी पूछ सकता है, मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका निकलती है? तो जोड़ी में पूछा है तो हो जाएगा 12 गो जोड़ी। ठीक है, यानी 24 गो। संख्या पूछेगा तो 24 गो, जोड़ी में पूछेगा तो 12 गो। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? ठीक है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, थायराइड ग्रंथि
द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो आवश्यक क्या है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। आयोडीन मतलब समझते हैं ना, नमक। ठीक है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो निम्नलिखित में किस रोग से ग्रसित होने की अब संभावना है? अगर आयोडीन की कमी होगा तो कौन सा रोग आपको हो सकता है? तो घेंघा। ठीक है, यानी गला में जो लटक जाता है वही घेंघा रोग होता है, वही होने की संभावना रहता है। फल पकाने वाला हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो एथिलीन। एथिलीन जो है जो फल को पकाता है। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? कोई भी चीज़ महकता है, वो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो पहचानता है? तो अग्र मस्तिष्क, आगे वाला जो मस्तिष्क है वही अगर कोई भी चीज़ महकता है तो पहचानता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और एस्ट्रोजन, ये दोनों जो है से किशोरावस्था में शरीर को परिवर्तन करता है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन कौन में है? ए और बी दोनों सही है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी मारेंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन है सो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, नर हार्मोन का नाम है नर टेस्टोस्टेरोन। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो हृदय के स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, ये सब काम किसका है? तो मस्तिष्क का। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। एंड्रोजन क्या है? तो नर हार्मोन है। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करता है। शर्करा का स्तर कौन नियंत्रण करता है? तो इंसुलिन। ठीक है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है? तो 1.4 kg, यानी लगभग में 1.5 kg। ठीक है, 1.5 किलो। शरीर की संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम, जो कि मस्तिष्क का ही भाग है। बीजांड की ओर परागण नलिका की वृद्धि का कारण होता है कौन है? तो केमोट्रोपिज्म। ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है? तो यह एक हार्मोन है। ठीक, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क के किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए, शरीर की संतुलन बनाए रखने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी मस्तिष्क का ही काम है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? अगर पत्ता मुरझा जाता है किस हार्मोन के कारण? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। एब्सिसिक अम्ल। जिबरेलिन क्या है? तो यह एक हार्मोन है। यह एक हार्मोन है, इंसुलिन की कमी से होता है, या इसको ऐसे भी बोल सकता है इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। चाहे इसको ऐसे भी पूछ सकता है इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, बहुत पूछता है। तो क्या हो जाएगा? मधुमेह। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। पादप हार्मोन का उदाहरण है पेप्सिन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? कौन नहीं है? सिफिलिस। सिफिलिस जो है लैंगिक जनन रोग नहीं है। थायरोक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड, थायराइड से। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो हो जाएगा आंसर एंडोडर्म द्वारा। एंडोडर्म द्वारा। कृमि वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? मतलब किडनी जो है से किसको बाहर, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? तो नाइट्रोजन को। ठीक है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में। उद्दीपन के रूप में सभी सूचना संचित रहती है। निम्नलिखित में कौन प्रेरक का कार्य करता है? प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो हार्मोन जो है प्रेरक का काम करता है। ठीक है,
निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन प्रोटीन नहीं है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है सो प्रोटीन नहीं है। जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाते हैं? तो फल। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। परागकोश में पाया जाता है, या अथवा ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको, परागकोश में होते हैं, क्या होता है? तो परागकण। प्रथम मासिक धर्म चक्र का प्रकट होना कहलाता है, इसे स्त्री में होता है, क्या कहलाता है? तो मेनार्चे। इसको शॉर्टकट में एमसी भी बोला जाता है। मासिक, प्रथम मासिक चक्र, उसका नाम, उसको क्या कहते हैं? मेनार्चे। पहला बार जो होता है उसको मेनार्चे कहते हैं। अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी, इस सब के द्वारा होता है अलैंगिक जनन। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? तो हो जाएगा दाब कलम। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में, यानी फूल में। कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, कॉर्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्या? प्रोजेस्टेरोन। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? विरसन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो सुजाक और एड्स, यानी आंसर हो जाएगा बी और सी, किसमें? डी में, डी सही हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट आप लोग इसमें गलती करते हैं एग्जाम में, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। आप लोग डायरेक्ट देखते हैं लैंगिक संबंधित कोई भी रोग है तो एड्स मार देते हैं। देखिए ऑप्शन में बी और सी दे ले रहेगा तो ज़्यादातर वही सही होगा। याद ही कर लीजिए, एड्स भी होता है और सुजाक भी होता है और भी होता है बहुत सारा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एड्स नहीं मारिए, देखिए बी और सी ऑप्शन है तो मारिए देख के, ध्यान से पढ़ के। तो एगो एड्स मारिएगा तो सही नहीं होगा, बी और सी दोनों सही है, इसलिए बच्चा गलती करके आ जाता है। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौवन आरंभ। बीज विकसित होता है बीजांड से, बीज विकसित होता है बीजांड से। भ्रूण का विकास होता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मानव भ्रूण का विकास निम्नलिखित में किस अंग में होता है? यानी बच्चा जो विकसित होता है किस अंग में होता है? तो हो जाएगा गर्भाशय में। अंडाणु निषेचित होता है फैलेपियन नलिका में, फैलेपियन नलिका में होता है, ठीक है। अंडाणु में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं है, कौन नहीं है? तो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी है, ये सब है। तो शुक्रवाहिका नहीं है, ये पुरुष में पाया जाता है शुक्रवाहिका। आंसर क्या हो जाएगा? सी, शुक्रवाहिका नहीं है। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, क्या है? तो उड़हल। उड़हल क्या है? एक लैंगिक है। फूलों में नर जनन अंग होता है, कहाँ होता है? पुंकेसर में। फूलों में नर जनन अंग होता है पुंकेसर में। द्विखंडन होता है, द्विखंडन कहाँ होता है? तो अमीबा में। परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश। निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में होता है द्विखंडन, पैरामेसियम में होता है, यूग्लिना में होता है, एगो ईस्ट है जिसमें नहीं होता है। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ उभयलिंगी जंतु है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। इसमें पुष्प का नर भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है कौन? तो पुमंग। पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है पुंकेसर। भ्रूण मतलब बच्चे को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जिसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं
क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा द्वारा ही बच्चा को पेट में खाना मिलता है, ठीक है, पोषण मिलता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, तो ईस्ट में। इसमें अमीबा में तो जानते हैं विखंडन द्वारा होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है, अथवा ऐसे ही कह सकते हैं शुक्राणु बनता है कहाँ, तो विरसन में। तो अब पढ़ते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। पहला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो आंसर हो जाएगा मटर। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है जीनोटाइप। विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? या इसको ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित दिए गए जंतुओं में किससे मानव के 99% जीन एक दूसरे से मिलते हैं? तो किसका है, चिंपैंजी इसको बोला जाता है। ये मनुष्य की तरह इसका जीन होता है, 99% जीन हम लोग की तरह मिलता है, किसका, चिंपांजी का। मानव युग्म में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो हो जाता है 2। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है। मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, समजात अंग है। हम लोग की तरह ही उसका हाथ का पंजा की संरचना पाया जाता है, इसलिए उसको समजात अंग बोला जाता है। या मनुष्य हो, बिल्ली हो, चमगादड़ हो, सभी का। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। द ऑर्गिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर हो जाएगा डार्विन। स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्रों का युग्म होता है। या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, निम्नलिखित में कौन स्त्रियों में पाए जाने वाला लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा है? ठीक है, तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा, बी XX, क्योंकि स्त्री में पाया जाता है XX और पुरुष में पाया जाता है XY लिंग गुणसूत्र। ठीक, मानव का उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। अफ्रीका में ही पहली बार मानव का उत्पत्ति हुआ था, वहीं से। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, ये सब नहीं था जीवन। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, जो कि मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। इनमें कौन अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग कौन है? तो अपेंडिक्स क्या है, अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है हमारे शरीर में। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, और बिल्ली का भी अग्रपाद हमारे हाथ के समजात ही उनका भी होता है। ठीक है, समजात। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा लक्षण है जो वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति, ये वंशागत नहीं है। बाकी बात, आँखों का रंग भी वंशागत ही रहता है। अगर भूरा उसके मम्मी पापा का है तो बच्चा का भी भूरा ही होगा। चमड़ी का रंग, अगर मम्मी पापा काले हैं तो बच्चा भी काला ही होगा। शरीर का आकार, अगर मम्मी पापा भुट्टा है तो बच्चा भी कैसा होगा, भुट्टा ही होगा। मगर
बाल की प्रकृति के निर्भर नहीं करता है, ठीक है। बाकी बात सब जो है वंश के आधार पर ही आपको मिलता है, ठीक है। बाल है जो जैसा रखे। मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो हो जाएंगे 23। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कीटो, पक्षी और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो हो जाएंगे समजात अंग। जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा वाटसन नहीं किए थे, मेंडल भी नहीं किए थे, वेंटन भी नहीं किए थे, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो मोलस्का का। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो डार्विन। पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष में क्या पाया जाता है? तो XY पाया जाता है। मानव युग्म में ऑटोसोम की संख्या होती है, मानव युग्म में ऑटोसोम की संख्या कितना होता है? 22, जो कि स्त्री और पुरुष में दोनों में समान होता है। लिंग गुणसूत्र में थोड़ा अलग हो जाता है। कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव स्थल माना जाता है? तो अफ्रीका। अफ्रीका से ही मानव का विकास हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। अफ्रीका से ही मानव की उत्पत्ति हुआ था, इसीलिए बोला जाता है उद्भव स्थल। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी, जिसका 99% गुणसूत्र मानव से मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है निकट संबंधी। जीव उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक था, अपचायक था। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? तो कौन है? जगत सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? तो ऑस्ट्रेलिया के मठ में पादरी के काम करते थे। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का लक्षण प्ररूपी अनुपात कौन सा है? 3:1। जीवों के वर्गीकरण में समान जातियां आपस में मिलकर किस पदक्रम का निर्माण करती है? वंश का। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है जनन। जनन। कायिक विभिन्नता होती है उपार्जित में। जाति उद्भवन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? प्राकृतिक चुनाव। एक नई उपप्रजाति के विकास को कहते हैं, सूक्ष्म विकास नहीं कहते हैं, जाति विकास भी नहीं कहते हैं, जाति उद्भव ये भी नहीं कहते। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। डीएनए प्राकृतिक के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण उत्पन्न होता है विभिन्नता। हमारा पर्यावरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अभी बहुत क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा से पढ़ेंगे। पर्यावरण ऐसे भी हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रदूषित हो रहा है, तो उसको कैसे अच्छा करना है इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। परिस्थितिकी तंत्र में
ऊर्जा का प्रवाह होता है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो हो जाएगा एक दिशीय, एक दिशीय होता है, ठीक है। इसमें कोई गरीब अमीर नहीं होता है। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से। यूरो 2 वायु प्रदूषण से संबंधित है। यूरो 2 अपघटक का उदाहरण है कवक। कवक क्या है? अपघटक है। एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 4 गो पोषी स्तर होता है। ये आसान है, बहुत पूछता है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है क्या? O3। बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का, मांसाहारी है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो है 0.03%। ये बहुत बार पूछा है और पूछ भी सकता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो वायुमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है, जलमंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है, स्थल मंडल भी पर्यावरण का हिस्सा है। सभी क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। मतलब इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। कौन है ऊर्जा का स्रोत? तो सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? किसमें सिर्फ जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? ठीक है, खोजना है। तो देखिएगा, फलों के छिलके, केक, नींबू, ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण है। ये सब सड़ जाते हैं आसानी से, ठीक है। इसमें देखिए, और दूसरा में नहीं है। इसमें देखिए प्लास्टिक आ गया है जो कि जैव नहीं अजैव है, ठीक है। लकड़ी क्या है? जैव नहीं अजैव है, ठीक है। ये सब सड़ने में टाइम लेता है, ठीक है। उसी तरह से छांट देंगे जो आसानी से सड़ गल सकता है, अब पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। और जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, जल्दी से नहीं सड़ गल सकता है, उसको क्या है कहेंगे? अजैव निम्नीकरण। उसी तरह से छांट लेंगे ऑप्शन देख के, ठीक है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखे हैं 3 गो परमाणु होता है, क्योंकि अति क्या था? O3 इसका अणुसूत्र था ओजोन का। इसमें 3 गो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम। तालाब को हम लोग खुद हत्था कोर के बनाते हैं, भगवान नहीं बना के देते हैं, ठीक है। इसलिए ये कैसा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम, पानी को जमा करने के लिए बनाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है, कितना होता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में तृतीय या तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो मांसाहारी होता है। मांसाहारी, जैसे बाघ हो गया, ये सब क्या है? तीसरा स्तर का पोषी है या तृतीय स्तर का पोषी है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं? तो क्या? उत्पादक। उत्पादक क्या होता है? प्राकृतिक तंत्र में अधिकतम मात्रा में रहता है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे बहुत है, तभी तो हम लोग सांस ले पाते हैं। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर O3 यानी ओजोन परत पाया जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इसको उत्पादक बोला जाता है। निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वर्षा होता है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है? तो बायोगैस नहीं है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत
के छेद के लिए उत्तरदायी, इसी के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है CFC के कारण, ठीक है। और ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करता है, तो सूर्य से निकलने वाला परावैंगनिक किरण से रक्षा करता है। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? देखिए, घास को बकरी खाता है। अब बकरी को कौन खाता है? मानव। मानव तो सब चीज़ खा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? सही श्रृंखला है, आहार श्रृंखला, ठीक है। अब देखिए, घास को गेहूँ खाता है नहीं, तो ये गलत हो गया। बकरी को गाय खाता है नहीं खाता है, क्योंकि गाय शाकाहारी है। घास को मछली खाता है और मछली को बकरी खाता है, बकरी भी क्या शाकाहारी है, क्या? ये भी गलत। तो सही कौन हो जाएगा? घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ये सही आहार श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा सही। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन? तो हो जाएगा मस्सा। मस्सा क्या है? जीवाणु से नहीं होने वाला रोग, ये दूसरा चीज से होता है। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? कौन नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना। मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे उसके धुआं से लेड निकलता है, यानी शीशा निकलता है, PB। निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा में मछली पालना, ठीक है। मछली पालिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात है, अगर गंगा में कपड़ा धोइएगा तब प्रदूषण करता है। गंगा में अधजल मुर्दा चाहे सबको बहा दीजिएगा, उससे पानी प्रदूषित होता है गंगा जल वाला। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट केमिकल वेमिकल डाल दीजिएगा जहर वहर, तो उससे भी प्रदूषित होता है गंगा जल, ठीक है। और मछली पालिएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो बतलाए थे इससे पहले, कौन? तो परावैंगनिक विकिरण, ठीक है। कितना आदमी मार देता है अवरक्त किरण? सूर्य से अवरक्त किरण भी निकलता है, मगर रक्षा कथी से करता है? तो परावैंगनिक किरण से हमको रक्षा करता है ओजोन परत। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो झील क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये मानव नहीं बनाता है, ठीक है, पहले से बनल रहता है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो जंगली जानवर को, ये उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। ये क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि धरती के अंदर से पानी देता है, ठीक है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में। ओजोन परत पाई जाती है एक्सोस्फीयर में। सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला खोजना पड़ेगा आपको। घास को हिरन खाता है, ठीक है। हिरन को क्या खाता है? शेर। तो ये मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात देख लीजिएगा। चिड़िया को सांप, ये तो सही बात बोल रहा है, मगर सांप को घास नहीं खाता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बकरी को घास थोड़ी खाता है, घास को बकरी खाता है, तो ये भी गलत हो गया। मछली घास खाता है और घास गाय खाता है, तो मछली के घास थोड़ी खाता है, घास सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। इस तरह का भी एगो क्वेश्चन जरूर पूछता है। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला कौन है? तो शैवाल जलकीट खाता है, सही बात है, और जलकीट मछली खाता है, तो ये सही हो जाएगा। ये पानी में होता है ऐसा काम, शैवाल पानी में पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, कौन है?
कार्बन डाइऑक्साइड। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। देखिए सूर्य का प्रकाश ऊर्जा देते रहता है, ठीक है। इससे गर्मी ठंडी से कोई मतलब नहीं है, ऊर्जा सब दिन के देते हैं। निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो डीडीटी जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है डीडीटी। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, ये सब चीज़ करता है टिहरी बांध से, ठीक है। पानी को रोकता है बांध और उससे ऊंचाई पर से छोड़ते हैं तो क्या बिजली उत्पन्न होता है। BS4 का संबंध है वायु प्रदूषण से। BS4 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। वायु। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? चाहे इसको ऐसे ही पूछ सकता है, टिहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, वन संरक्षण से। जैव विविधता का अवशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का अवशिष्ट स्थल कौन है? तो वन। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? तो थर्मोकोल। ये जल्दी गलता नहीं है, ठीक है। टिश्यू पेपर गल जाता है, केले का छिलका गल जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? जैव निम्नीकरण है ये दोनों। ये थर्मोकोल प्लास्टिक का होता है, ये अजैव निम्नीकरण है। सुरगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो कर्नाटक का। कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है कट्टा। डैश वन संपदा का एक उदाहरण है। तो लकड़ी क्या है? वन संपदा का एक उदाहरण है। वर्षा जल का संचयन कहलाता है भूमिगत जल का परिपूर्णन। भूमि। वन संपदा का एक उदाहरण है लकड़ी, वन और लकड़ी। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? कीटनाशी, कीटनाशी। वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। वन संरक्षण का उपाय क्या है? नए वृक्ष को रोपिए, वनों की कटाई को रोक दीजिए और जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाइए। पेड़ पौधा अपने रक्षित हो जाएगा, ठीक है। यानी सब चीज़ कीजिएगा तो पेड़ पौधा बहुत हो जाएगा। बड़े बड़े बांधों से होता है सिंचाई की व्यवस्था, ठीक है। पानी को रोक के रखते हैं, जब सिंचाई करने का जरूरत रहता है तो पानी को छोड़ देते हैं, हो जाता है। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1970 में, 1970 में। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1985 में। तो बायोलॉजी हो गया है खत्म, बायोलॉजी हो गया है खत्म। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद आएगा पार्ट 4, पार्ट 4 आएगा, ठीक है। जो कि 8 सब्जेक्ट का होगा, 8 यानी सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का सभी चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप
आपको जब भी वीडियो डलाएगा आपके चैनल पर पहुंच जाएगा। इस सब 10वां का अभी पूरा ख़त्म करेंगे।